हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की मैथ्स की सेकेंड बुक जो कि है मैकेनिक्स। एंड इसमें हमारा लास्ट चैप्टर आज चलेगा सेंट्रल ऑर्बिट। देखिएगा यहाँ पे जो मैं आपको सिलेबस करा रही हूँ ये मेनली सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए है। आप में से सभी स्टूडेंट्स अलग अलग यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, तो हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज में एक्स्ट्रा भी चैप्टर दिए गए हों। तो या तो जिन भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हो आपके यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा चैप्टर इंक्लूड है आपके सिलेबस में, या तो आप मुझे इस वाले दिए गए नंबर पे एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा उन चैप्टर्स को। बिकॉज जो भी बुक मेरे पास है उसमें सिर्फ यहीं पे लास्ट है, क्योंकि सिलेबस में इतना है तो इसलिए कराया भी इतना जा रहा है। तो इसलिए जो भी आपके सिलेबस में अलग से चैप्टर्स इंक्लूड है मैकेनिक्स वाली बुक में, आप उनकी पीडीएफ बना करके या डायरेक्ट पेजेस भी मुझको व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा इस नंबर पे। इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको एक वीडियो में करा दूंगी, ठीक है। तो सेंट्रल ऑर्बिट जो है ये चैप्टर आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव वालों के लिए और सब्जेक्टिव वालों के लिए भी। सबसे पहली बात तो ये कि इसमें जितना आपको कराया जा रहा है प्लस जितना आपसे कहा जा रहा है बुक से करने के लिए वो आपको सारा का सारा करना है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके मोस्टली इससे आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आएगा, मोस्टली चांसेस होते हैं कि पूछ लिए जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो चैप्टर का नेम है सेंट्रल ऑर्बिट। इसके अंदर हम कैप्लर्स की लॉ पढ़ेंगे मोशन के। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल फोर्स क्या होती है, उसके बाद बात करेंगे सेंट्रल ऑर्बिट क्या होता है। तो सेंट्रल फोर्स और सेंट्रल ऑर्बिट की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है और एग्जाम में कई बार कई सारी यूनिवर्सिटीज में पूछी जा चुकी है, तो आपको डेफिनेशन याद रखनी है। सेंट्रल फोर्स क्या है? अ फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड अ सेंट्रल फोर्स। यानी कि वो फोर्स जिसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट से पास आउट हो, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? सेंट्रल फोर्स कहेंगे। यानी कि मान लीजिए कोई भी एक फिक्स पॉइंट है और उस फिक्स पॉइंट से कोई भी ऐसी फोर्स लग रही है जिसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो हमेशा किस से पास आउट हो रहा है? उस एक ही फिक्स पॉइंट से पास आउट हो रहा है, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ फोर्स। और जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स का सेंटर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं सेंट्रल ऑर्बिट क्या होता है। A central orbit is the path described by a particle moving under the action of a central force। यानी कि सेंट्रल ऑर्बिट क्या है कि एक पार्टिकल जो कि क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में जो सेंट्रल फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन होगा, अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में उसका जो सेंट्रल फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन होगा वो जिस भी पाथ को डिस्क्राइब करेगा, जिस भी पाथ के बारे में बताएगा, उसको ही हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल ऑर्बिट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ अ प्लैनेट अबाउट द सन इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ अ सेंट्रल ऑर्बिट। यानी कि जो प्लैनेट होते हैं, प्लैनेट का जो मोशन होता है सन के चारों तरफ, यानी कि सन के चारों तरफ जो भी प्लैनेट्स मूव करते हैं, चाहे आपको कोई सा भी प्लैनेट मरकरी वगैरह कुछ भी हो, तो वो जो मूव करते हैं सन के चारों तरफ, तो उसमें उसको हम क्या बोलते हैं कि वो सेंट्रल ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। तो इसलिए सेंट्रल ऑर्बिट कहते हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल मोशन कर रहा है, अगर कोई भी पार्टिकल मोशन कर रहा है और वो उस टाइम पे जिस भी पाथ को डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में कुछ फॉर्मूले हैं जिनका यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस टाइप से पूछा जाएगा? आपको इक्वेशंस दी गई होंगी, यानी कि पाथ की इक्वेशन कर्व आपको दिए गए होंगे और उनके थ्रू आपको क्या फाइंड आउट करना है? लॉ ऑफ फोर्स निकालना है। तो दो तीन फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। फर्स्ट है P इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू यू प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ये किस कंडीशन में? अगर आपको पोलर फॉर्म दी हुई हो, पोलर फॉर्म यानी कि P और थीटा की फॉर्म में अगर इक्वेशन दी हुई है तो उस कंडीशन में इस फॉर्मूले का यूज करके आप लॉ ऑफ फोर्स निकालोगे। एंड सेकंड है P इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन पी क्यूब dp अपॉन dr। यानी कि अगर आपको पेडल इक्वेशन दी हुई है तो ये पेडल फॉर्मूला होगा पेडल इक्वेशन के लिए। पेडल इक्वेशन क्या? अगर इक्वेशन P और R की फॉर्म में दी हुई है पेडल इक्वेशन, देन आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे लॉ ऑफ फोर्स फाइंड आउट करने के लिए। और अगर आपको इक्वेशन पोलर फॉर्म में दी हुई है, यानी कि P और थीटा की फॉर्म में दी हुई है, तो आप लॉ ऑफ फोर्स निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करोगे। एक बात का ध्यान रखोगे,
आर किसके इक्वल होता है 1/u के, इसका जस्ट अपोजिट करोगे तो u किसके इक्वल हो जाएगा 1/r के। इन्हीं से हम क्वेश्चंस करेंगे। एक बात को और ध्यान रखिएगा, इसमें 2 से 3 एग्जांपल है जो कि आपके इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, उनको आप कर लीजिएगा। अपने से जिनके स्टूडेंट्स के पास में बुक है बुक से कर लीजिए, जिनके पास बुक नहीं है बुक की पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड कराई हुई है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल नेम है जनवानी क्लासेस, तो आप वहां से भी देख सकते हो। और एग्जांपल्स अपने कवर कर लीजिएगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करा दे रही हूँ। एक बार पहले इतना नोट कर लीजिए। देखिएगा, फर्स्ट थ्योरम आपके सामने लिखी हुई है और थ्योरम आपकी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आपसे मोस्टली पूछी जाती है। क्या है? अ सेंट्रल ऑर्बिट इज ऑलवेज अ प्लेन कर्व, यानी कि जो सेंट्रल ऑर्बिट होता है वो हमेशा एक प्लेन कर्व होता है। तो ये बात हमें क्या करनी है? प्रूफ करके दिखानी है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, सपोज दैट ये कोई भी एक्स एक्सिस मान ली, यहाँ पे हमने कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट मान लिया, सपोज दैट ओ, जो कि सेंटर ऑफ फोर्स होगा। ठीक है, माना कोई भी पार्टिकल जो है वो यहाँ पे फिक्स है, यानी कि पार्टिकल पे की हमने पोजीशन मान ली, तो इस कंडीशन में जो सेंटर ऑफ फोर्स लगेगा वो यहाँ से लगेगा पार्टिकल से इस ओ पॉइंट पे जो फिक्स पॉइंट है, क्योंकि ये क्या होगा हमेशा इससे पास आउट होगा, जैसा आपको डेफिनेशन में बताया हुआ है। तो यहाँ पे सपोज दैट हमने कर्व मान लिया, ठीक है, और इस कर्व पे जो पोजीशन है पार्टिकल की वो हमने क्या मान ली? पी। सपोज दैट कि यहाँ पे जो ओपी है, ओपी के लिए हमने जो डिस्टेंस मान ली वो मान लिया हमने क्या? वेक्टर आर। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो इस कंडीशन में सबसे पहले आप क्या लिखोगे? लेट ओ बी द सेंटर ऑफ फोर्स, सो लेट O is the origin of vectors, also let, और क्या मान लेंगे हमने मान लिया ओ क्या है? सेंटर ऑफ फोर्स है, यानी कि जहां पर फोर्स का सेंटर पॉइंट हमने क्या मान लिया? ओ, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट है। और ओ क्या होगा? ओरिजिन होगा किसके लिए? वेक्टर्स के लिए। ऑल्सो हम क्या मान लेंगे कि ये जो पार्टिकल है वो कहाँ पे है? पार्टिकल की हमने पोजीशन मान ली पी है। ऑल्सो लेट पी बी द पोजीशन of the particle at any time t in the central orbit, so O vector p, इसको भी आप लेट ही करोगे, लेट ओ पी किसके इक्वल मान लोगे आप? वेक्टर आर के। वेक्टर ओपी किसके इक्वल मान लिया हमने? वेक्टर आर के इक्वल है। देन डी स्क्वायर आर अपॉन जी टी स्क्वायर इज द एक्सीलरेशन वेक्टर। क्यों लिखा? देखो, अगर हमने मान लिया वेक्टर ओपी किसके इक्वल है? वेक्टर आर के, तो डी आर अपॉन डी टी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी, और एक्सीलरेशन वेक्टर निकालना है वो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वेक्टर आर अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा। सो अगर हम कंडीशन क्या लेंगे कि व्हेन एक्सीलरेशन वेक्टर जो कि क्या है? डी स्क्वायर वेक्टर आर डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर इज पैरेलल टू वेक्टर आर, देन पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होती है? कोई भी दो वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं? कि जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल हो? जीरो के इक्वल हो। डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई वेक्टर आर, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल हो? जीरो के इक्वल हो। तो दोनों कैसे होते हैं? आपस में पैरेलल होते हैं। और अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो पैरेलल होंगे तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल? क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा? जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से देखो, इसको हम और किस फॉर्म में सिंप्लीफाई कर सकते हैं? डी स्क्वायर वेक्टर आर अपॉन डी टी स्क्वायर क्रॉस वेक्टर आर। अब इसमें एक बात बताइए, यदि हम एक टर्म ऐड कर दें डी वेक्टर आर डिवाइडेड बाय डी टी क्रॉस जी वेक्टर आर डिवाइडेड बाय डी टी, क्या इस टर्म पे कोई भी इफेक्ट पड़ेगा?
हाँ दीदी पड़ेगा, आपने ऐसे क्यों जोड़ दिया? तो देखो आपको पता है अगर हम कोई भी दो सेम वेक्टर ले रहे हैं तो दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? 0 होता है और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 1 होता है। हल्का सा याद करो, जैसे कि आपको पता हो आई डॉट आई कितना होता है? 1, लेकिन अगर हम आई क्रॉस आई करें तो ये कितना होता है? 0 होता है। तो सेम इसी तरीके से दो अगर सेम वेक्टर है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। 0 में किसी भी टर्म को ऐड करोगे तो फिर से वही वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो साइड में लिख लीजिएगा ताकि आपको बाद में भी याद रहे कि दिस टर्म इनटू दिस टर्म किसके इक्वल होती है? ये 0 के इक्वल होती है। हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हम इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं? यहाँ से देखिए इसको हम लिख सकते हैं d डिवाइडेड बाय dt, d वेक्टर r अपॉन dt क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर r इज इक्वल्स टू 0। डी हमने ऐसा क्यों लिखा? देखो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन हो रहा है अंदर वाले फंक्शन का। अंदर कितने हैं? 2 टर्म्स है। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे, डी वेक्टर r अपॉन dt, इसका एक और बार कर दोगे कितना हो जाएगा? d स्क्वायर वेक्टर r अपॉन dt स्क्वायर। सेकंड टर्म एज इट इज आ जाएगी, फिर प्लस साइन आएगा। इस बार फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा? d वेक्टर r अपॉन dt इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये फॉर्म है तो यहाँ पे देखो इधर की साइड डिफरेंशिएशन है, दिस टर्म का इज इक्वल्स टू 0 है। तो आप अगर इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा? दूसरी साइड कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? d वेक्टर r अपॉन dt क्रॉस वेक्टर r इज इक्वल्स टू कांस्टेंट a लेट कर लीजिएगा, और a क्या है? कांस्टेंट है। a कैसी है? कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब दोनों साइड क्या करोगे आप? डॉट प्रोडक्ट ले लोगे, किसके साथ में? वेक्टर r के साथ में। एक बार पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग लिखिएगा थोड़ा सा, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट on both sides with vector r। वेक्टर r का डॉट प्रोडक्ट करोगे आप दोनों साइड तो ये टर्म क्या हो जाएगी? इधर की साइड होंगे वेक्टर r डॉट d वेक्टर r अपॉन dt क्रॉस वेक्टर r इज इक्वल्स टू, इधर की साइड करोगे आप r इंटू r डॉट a आ जाएगा। अब एक बात बताइए, ये ट्रिपल प्रोडक्ट बन रहा है, और ट्रिपल प्रोडक्ट बन रहा है तो इस कंडीशन में अगर आप ध्यान दोगे तो क्या होता है? अगर कोई भी ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। इसमें आप देखोगे वेक्टर r आ रहा है और फिर से वेक्टर r आ रहा है। ट्रिपल प्रोडक्ट है क्योंकि 3 टर्म्स है और इनमें से 2 वेक्टर सेम है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। साइड में आप नोट करके लिख दीजिएगा चाहे तो कि वेक्टर r डॉट d वेक्टर r अपॉन dt क्रॉस वेक्टर r ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। सो इंप्लाइज दैट यहाँ से आपको क्या मिलेगा? r डॉट a इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? अगर दो टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा हो तो उस कंडीशन में कैसे होते हैं वे दोनों आपस में? परपेंडिकुलर। अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो पैरेलल और डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? सो vector r is perpendicular to constant a, so hence we can say that हम क्या कह सकते हैं कि a central orbit is always a plane curve। और इसी के साथ में आपकी थ्योरम कंप्लीट होती है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, नोट करिए। सो देखिएगा एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको लिखा हुआ किस टाइप से अगर से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पुट अप किया जाएगा तो सबसे पहले लैंग्वेज लिखी हुई होगी, फाइंड द लो फोर्स टुवर्ड्स द पोल अंडर विच द फॉलोइंग कर्व्स आर डिस्क्राइब्ड। यानी कि कर्व की इक्वेशंस आपको दी हुई है तो आपको क्या बताना है? जो लो फोर्स है वो बतानी है। जो पोल होगा यानी कि जो भी ध्रुव होगा, पोल होगा उसके टुवर्ड्स यानी कि उसकी ओर जो भी लो फोर्स होगा
उसकी कंडीशन आपको बतानी है क्या होगी। इसमें जो रिलेशन निकलेगा वो लॉ ऑफ फोर्स यानी कि P के बीच में, और जो डिस्टेंस होगी पोल से यानी कि R उसके बीच में निकलेगा। H और M को एज अ कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। इनमें से जो सेकंड और थर्ड पार्ट है ये आपका एग्जाम में पूछा गया है कई बार, कई सारी यूनिवर्सिटीज में। तो इसमें से जो फर्स्ट पार्ट है वो तो इजी सा है, ये आपको अपने आप करना है। इजी क्यों बोल रही हूँ मैं, जब मैं आपको ये दोनों क्वेश्चंस करा दूंगी सेकंड और थर्ड पार्ट, तब आपको पता चल जाएगा। बट फर्स्ट में आप एक चीज का ध्यान करोगे, ये ए जो यू की मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा, तो आपको यू की वैल्यू मिल जाएगी। इसका आप 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करोगे तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। थीटा की फॉर्म में तो पोलर फॉर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, यानी कि जो 2 फॉर्मूले लिखा है इनमें से जो अबव वाला फॉर्मूला था ए नंबर पे, उस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर दोगे। यू और डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। और इसमें जो कंडीशन आएगी वो आएगी P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब, यानी कि जो लॉ ऑफ फोर्स होगा वो इनवर्सली वेरी करेगा किस पे, जो डिस्टेंस होगी पोल से उसकी पावर 3 पे। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो द लॉ ऑफ फोर्स इज वेरीज इनवर्सली एज द डिस्टेंस ऑफ द पोल, ठीक है। तो यहाँ तक आपको फर्स्ट वाला पार्ट अपने आप करना है, सेकंड और थर्ड करा रही हूँ। तो सबसे पहले सेकंड वाले का सॉल्यूशन देखिएगा। सेकंड आपको दिया हुआ है r इज इक्वल्स टू दिस। मैंने आपको क्या बताया था, r किसकी इक्वल होगा, 1 अपॉन u की इक्वल होगा। तो r के प्लेस पे आप 1 अपॉन u पुट करोगे तो टर्म क्या आ जाएगी, इज इक्वल्स टू में a इंटू e टू दी पावर थीटा कोट अल्फा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, u की। तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, तो u किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन a। ये वाली टर्म नीचे आएगी, नीचे आएगी तो नीचे पॉजिटिव रहेगी। अगर हमें ऊपर लेकर के जानी है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं टू दी पावर माइनस की थीटा कोट अल्फा। इसको लेट कर लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट। इसका क्या करना होगा, मैं 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन पहले एक बार करोगे ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, du डिवाइडेड बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए कांस्टेंट है। इस टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये टर्म मिल जाएगी। अब थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका जो कोफिशिएंट है माइनस कोट अल्फा वो कहाँ आएगा, मल्टीप्लाई में, यानी कि माइनस के कोट अल्फा। अब आप देखो 1 अपॉन ए टू दी पावर माइनस थीटा कोट अल्फा, ये टर्म किसकी इक्वल है, u के। तो इसके प्लेस पे हम u पुट कर सकते हैं। सो du अपॉन डी थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, u, वो भी माइनस के एंड कोट अल्फा। इसका आप अगेन डिफरेंशिएशन करोगे ऑन अगेन डिफरेंशिएट अगेन करोगे तो टर्म क्या मिलेगी आपको, डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोट अल्फा तो कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे आप माइनस साइन एज इट इज रहेगा, u का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना मिलेगा, du अपॉन डी थीटा। du अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू आई है इसको आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो देखना आपको क्या मिलेगा, इम्प्लाइज दैट, यहीं पे लिख रही हूँ मैं माइनस के कॉट अल्फा, और इसमें जब आप du अपॉन डी थीटा यानी कि इस टर्म की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा u, और ये टर्म क्या आ जाएगी, कोट स्क्वायर अल्फा आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब क्या करोगे आप, यहाँ से आगे हमारे पास में इसकी भी वैल्यू आ गई, इसकी भी वैल्यू आ गई, तो हम लॉ ऑफ फोर्स निकालेंगे। सो नाउ वी हैव, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्या होता है, P इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू यू प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखाया था, इसमें डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर की जो वैल्यू हमने निकाली है ये पुट कर दीजिए। तो P किसकी इक्वल आ जाएगा, एच स्क्वायर यू प्लस यू कोट स्क्वायर अल्फा। यहाँ से आप u बाहर कॉमन ले लोगे तो एच स्क्वायर यू क्यूब हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा। क्या होता है ये, कोसेक स्क्वायर अल्फा नहीं होता, तो एच स्क्वायर यू क्यूब इंटू में कितना आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर अल्फा। आपको मैंने बताया था r किसकी इक्वल होता है, 1 अपॉन यू के। तो यहाँ से अगर हम u की वैल्यू निकालें तो ये क्या होगी, 1 अपॉन r, और अगर u की पावर 3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन r की पावर 3 की फॉर्म में। तो यहाँ से इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, u क्यूब को 1 अपॉन r टू दी पावर 3 की फॉर्म में। अब h भी कांस्टेंट है और अल्फा भी कांस्टेंट है, ये दोनों टर्म कांस्टेंट है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि p इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1 अपॉन r क्यूब के।
ये हमें इसमें फाइंड आउट करना था, तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, सो द लॉ ऑफ फोर्स varies inversely as the cube of the distance from the pole. So I hope आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट करेंगे। अब इसके बाद में इसका थर्ड पार्ट करेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। थर्ड पार्ट में देखिएगा r टू दी पावर n cos n थीटा किसकी इक्वल है, a टू दी पावर n की इक्वल है। तो पहले तो आप r को कन्वर्ट कर लो, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/u टू की पावर n cos n थीटा, और इज इक्वल्स टू में क्या टर्म लिखी हुई है, a टू दी पावर n। यहाँ से इसको इधर लेकर के चले जाओ, तो cos n थीटा किसकी इक्वल मिल जाएगा, इम्प्लाइज दैट u टू दी पावर n a टू दी पावर n इज इक्वल्स टू cos n थीटा, इसकी इक्वल मिल जाएगी ये वाली वैल्यू आपके पास में। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अगर आप देखो इसको लेट कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन, ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये a टू दी पावर n इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आ जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि हमने ऐसा अभी हमारे पास में इस फॉर्म में है। वैसे हमने इसको log लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे ज्यादा इजी पड़ जाएगा, ऐसे रहने दो, इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, u टू दी पावर n a टू दी पावर n, और इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, cos n थीटा। पहले दोनों साइड log ले लो। log क्यों ले रहे, क्योंकि पावर की फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्या लिखोगे आप, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स log लेने पे। तो यहाँ पे आप देखो ये मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो log m इंटू n किसकी इक्वल होता है, log m प्लस log n। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, log u टू दी पावर n प्लस log a टू दी पावर n इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, log cos n थीटा। अब log m टू दी पावर n को हम क्या लिखते हैं, अच्छा n log m की फॉर्म में लिखते हैं, तो सेम ऐसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, n log u प्लस इसको हम लिख सकते हैं n log a, और इज इक्वल्स टू में ये टर्म तो एज इट इज आ जाएगी, log cos n थीटा। इसका कर दीजिए डिफरेंशिएशन, ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, n तो कांस्टेंट टर्म है, log u का करोगे कितना हो जाएगा, 1/u, और u का अगेन डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, du/d थीटा। a तो कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0, इज इक्वल्स टू में इस टर्म का करोगे कितना आ जाएगा, 1/cos n थीटा। cos n थीटा का करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के, नहीं कर रही ऊपर ही, sin n थीटा, और थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में n है तो वो कहाँ जाएगा, इनटू में आ जाएगा, यानी कि माइनस के n। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n/u du/d थीटा इज इक्वल्स टू, अच्छा n से n कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो du/d थीटा किसके इक्वल आएगा, sin/cos कितना हो जाएगा, tan, और u इधर जाएगा तो माइनस के u tan n थीटा। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। यहां से आगे करेंगे, इजी से क्वेश्चन है, वैसे तो आप खुद भी कर सकते हो इनको, ज्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है। अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप पे आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब इसका क्या करना है आपको, अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ से टर्म क्या मिलेगी, d2u/d थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये u और थीटा दोनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो पहले फर्स्ट फंक्शन है u, तो u का करोगे आप कितना हो जाएगा, माइनस के du/d थीटा, और tan n थीटा एज इट इज रहेगा, फिर प्लस साइन आएगा और प्लस माइनस माइनस, इस बार u एज इट इज, tan थीटा का करोगे तो कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा, तो टर्म क्या आ जाएगी, sec स्क्वायर n थीटा, और थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो n कहाँ आएगा, मल्टीप्लाई में भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे du/d थीटा की वैल्यू यानी कि माइनस के u tan n थीटा पुट करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो टर्म क्या बनेगी, u tan स्क्वायर n थीटा, तो टर्म क्या हो जाएगी, d2u/d थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, माइनस माइनस प्लस u
टर्म हो जाएगी tan स्क्वायर n थीटा माइनस के, अच्छा इस वाली टर्म में भी u होगा तो u बाहर कॉमन ले दूं मैं, तो n sec स्क्वायर n थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, ठीक है। अब ये जो हमारे पास में वैल्यू आई है डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर की, इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। नाउ वी हैव, फॉर्मूला क्या बताया था आपको, P इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू यू प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू पुट करोगे तो u इंटू में कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर एन थीटा माइनस एन सेक स्क्वायर एन थीटा। यहाँ से दोनों टर्म में u है, u आप बाहर कॉमन लोगे तो टर्म क्या हो जाएगी, एच स्क्वायर यू क्यूब 1 प्लस tan स्क्वायर एन थीटा माइनस एन सेक स्क्वायर एन थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो p किसकी इक्वल आ गया, एच स्क्वायर यू क्यूब, यहाँ से टर्म कितनी हो जाएगी, सेक स्क्वायर एन थीटा माइनस एन सेक स्क्वायर एन थीटा। ये टर्म बाहर कॉमन ले लोगे तो p किसकी इक्वल आ गया, एच स्क्वायर यू क्यूब सेक स्क्वायर एन थीटा इंटू 1 माइनस एन की इक्वल आ गया। यहां से आगे देखना, अरे एक लाइन रफ हो गई, चलो कोई बात नहीं। एक बात तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी जस्ट यहाँ पे, तो मैंने आपको वहां पे क्या लिखाया हुआ था, u टू दी पावर n a टू दी पावर n किसकी इक्वल था, cos n थीटा की इक्वल था। इससे जस्ट पहले देख लीजिएगा, यहाँ पे एक लाइन लिखाई थी मैंने आपको, जब इस वाले क्वेश्चन में हमने r की वैल्यू u पुट की थी तो उसके बाद में u की मल्टीप्लाई इधर कर दी थी, तो यहाँ पे हमारे पास में किसकी वैल्यू आई थी, cos n थीटा की। तो अगर यहाँ से हम 1 अपॉन sec n थीटा की वैल्यू, सॉरी इसका अगर आप अपोजिट कर दो तो cos का अपोजिट क्या होता है, sec होता है, तो sec n थीटा आ जाएगा, और इसका अपोजिट करोगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन u टू दी पावर n इंटू a टू दी पावर n। ये हमारे पास में sec n थीटा की वैल्यू आ गई, तो इसको आप कहाँ पुट कर दीजिए, इसके प्लेस पे पुट कर दीजिए। सो क्या करोगे आप, p इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर यू क्यूब, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन यू टू दी पावर n था और a टू दी पावर n था, है ना, हाँ जी, और स्क्वायर है तो इन टर्म्स का भी स्क्वायर होगा, तो यानी कि 2n और a की पावर भी कितनी आ जाएगी, 2n आ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर चल रहा है ना इसलिए, और इनटू में कितना है, 1 माइनस n। अब देखो u की पावर 3 है तो नीचे आएगी तो पावर माइनस की हो जाएगी, तो एच स्क्वायर इंटू 1 माइनस n डिवाइडेड बाय u की पावर कितना हो जाएगा, 2n माइनस 3, और a टू दी पावर हो जाएगी कितनी, 2n। अब यहाँ पे देखो h भी कांस्टेंट, n भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, u को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन r की फॉर्म में, तो r कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर 1 माइनस n डिवाइडेड बाय टू दी पावर 2n, और ये r की पावर की फॉर्म में ऊपर चला जाएगा। अब ये कंप्लीट टर्म तो कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं कि p वेरी कर रहा है डायरेक्टली r की पावर 2n माइनस 3 पे, तो आप क्या लिखोगे, हेंस लॉ ऑफ फोर्स वेरीज directly as the 2n minus 3th power of distance from the pole, ठीक है। और इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने आपको बता दिया, r की पावर 3 पे इनवर्सली वेरी करेगा, ठीक है, जो लो फोर्स होगा, तो ये अपने आप कर लेना, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हैं, जिनमें से कि सेकंड पार्ट आपका आया हुआ है कई बार, फर्स्ट आपको अपने आप कर लेना है, सेकंड मैं करा रही हूँ, तो सेकंड का सॉल्यूशन देखना है एक बार। सेकंड पार्ट में सबसे पहले आप क्या करोगे, r के प्लेस पे 1 अपॉन u पुट करोगे, तो u इधर आ जाएगा और a उधर चला जाएगा, तो u किसकी इक्वल आया, 1 अपॉन a tan हाइपरबोलिक थीटा बाय रूट 2 के इक्वल आता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। इसका आप डिफरेंशिएशन कर दोगे, लिख लेना प्रॉपर वे में अपने आप। डिफरेंशिएशन करोगे तो टर्म क्या आएगी, du अपॉन डी थीटा 1 अपॉन a
tan हाइपरबोलिक थीटा का करोगे तो कितना आ जाएगा, sec हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बाय अंडर रूट 2। ठीक है, अब आपने sec tan का तो कर दिया, अब यहाँ से sec tan का करा तो कितना आ गया, sec हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बाय 2। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना है। क्यों करना है अगेन डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमें फॉर्मूले के लिए वैल्यू चाहिए। तो इसका आप क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएशन अगेन करोगे तो टर्म क्या मिलेगी, डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, 1 अपॉन ए कांस्टेंट है। इस टर्म का करोगे तो पहले पावर आगे आ जाएगी, टर्म आएगी sec हाइपरबोलिक थीटा बाय रूट 2। अब sec हाइपरबोलिक थीटा बाय रूट 2 का दोबारा से करोगे तो sec थीटा कितना होता है, sec थीटा इनटू tan थीटा। तो टर्म क्या आ जाएगी, sec हाइपरबोलिक थीटा बाय रूट 2 इनटू tan हाइपरबोलिक थीटा बाय रूट 2। और थीटा बाय रूट 2 थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जो थीटा का कोएफिशिएंट यानी कि 1 अपॉन रूट 2 वो कहाँ आएगा, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में आएगा तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, इस फॉर्म में। अच्छा एक सेकेंड यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा, जब हमने थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो tan का करा sec हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बाय रूट 2 आया, तो थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो 1 अपॉन रूट 2 भी तो आएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से आएगा तो यहाँ पे भी आएगा, रूट टू की मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 2। तो इस 2 से ये वाला 2 हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहाँ से वैल्यू आ गई डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा बाय रूट 2 इंटू tan हाइपरबोलिक थीटा बाय रूट 2। यहाँ से देखिए 1 अपॉन ए tan हाइपरबोलिक थीटा बाय रूट 2 किसकी इक्वल है, a के। तो ये वाली जो वैल्यू है ये पुट कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगी टर्म डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू sec हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बाय अंडर रूट 2। ये वैल्यू आ गई। नाउ फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। एक बार हल्की सी इंक डाल लेती हूँ मैं, इतना नोट कर लीजिए। ध्यान से आगे देखना, एक बार इस चीज का ध्यान दीजिएगा, जब आपने इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पे माइनस साइन भी आएगा क्योंकि हाइपरबोलिक में फॉर्मूला चल रहा है, तो यहाँ पे भी माइनस साइन आ जाएगा और ये टर्म कैसे आएगी, माइनस की। तो नाउ अब फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। p किसकी इक्वल होता है, h स्क्वायर u स्क्वायर इंटू यू प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर की जो वैल्यू हमने निकाली है वो रखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के u sec हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बाय रूट 2। u आप बाहर कॉमन ले लोगे तो टर्म हो जाएगी h स्क्वायर u क्यूब 1 माइनस sec हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बाय रूट 2। एक बात बताइए, फॉर्मूला चल रहा है हाइपरबोलिक में, हमें पता है अगर बिना हाइपरबोलिक के होता तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर थीटा के। लेकिन अगर हाइपरबोलिक में है तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर थीटा के। तो अगर हम 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये किसके इक्वल होगा, tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो p किसके इक्वल हो जाएगा, h स्क्वायर u क्यूब इंटू tan हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बाय अंडर रूट 2। अब फिर से यहाँ पे देखो tan हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बाय रूट 2 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो अगर इस a की मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दो तो ua किसके इक्वल हो जाएगा, tan हाइपरबोलिक थीटा बाय रूट 2 के। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो इधर हमें क्या मिलेगा, u स्क्वायर इंटू a स्क्वायर मिल जाएगा। वैल्यू पुट करोगे तो p किसके इक्वल आएगा, h स्क्वायर u क्यूब, इसके प्लेस पे आ जाएगा u स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। मल्टीप्लाई करोगे h स्क्वायर u टू दी पावर 5 a स्क्वायर, u को हम r की फॉर्म में लिखेंगे तो h स्क्वायर a स्क्वायर इंटू 1 अपॉन r टू दी पावर 5। सो इम्प्लाइज दैट p इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, r टू दी पावर 5 के। तो लास्ट लाइन आप अपने आप लिखोगे कि hence the law of force varies inversely as the fifth power of the distance from the pole। ठीक है, तो इसी के साथ में क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसका फर्स्ट पार्ट कर लेना, आंसर मैं आपको बता रही हूँ। ये वेरी करेगा p की जो डिस्टेंस होगी पोल से उसकी क्यूब पे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट आपको अपने आप करना है, नोट कर लीजिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट है।
दोनों सेम है, एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं कई बार, एक मैं कराऊंगी एक आपको खुद करना है। अब मैं आपको घर से करने के लिए क्यों दे रही हूँ, ताकि क्योंकि एक तो पहली बात तो ये क्वेश्चन इजी है, फॉर्मुला बेस्ड है, फॉर्मुला वैल्यू पुट करने डायरेक्टली सॉल्व करना है, इसलिए दे रही हूँ। दूसरी बात ये कि जब तक आप अपने आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक पता नहीं चल पाएगा। बाकी तो एक कंप्लीट बुक ही ऐसी निकल गई कि सारे क्वेश्चंस मुझे ही सॉल्व कराने पड़े, आपको होमवर्क से कुछ मिला ही नहीं। तो लास्ट चैप्टर है तो इसमें थोड़ा सा काम कर लो, ताकि आपको भी थोड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत दिन हो गए एक भी क्वेश्चन आपको होमवर्क से करने के लिए नहीं दिया गया है, तो इसमें एक पार्ट मैं करा रही हूँ, सेकंड पार्ट आप अपने आप करोगे। और एक चीज का ध्यान दो, जो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए थे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स किए हैं उनमें आपको थीटा वाली फॉर्म मिल रही थी, यानी कि पोलर फॉर्म में आपको एक कर्व दिया हुआ था, लेकिन इसमें पी और आर मिल रहा है, यानी कि पेडल फॉर्म में आपको इक्वेशंस दी हुई हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए किस फॉर्मूले का यूज करोगे आप, जो सेकंड वाला फॉर्मूला था उसका यूज करोगे। ठीक है, अब सेकंड फॉर्मूला था क्या, P इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन पी क्यूब इंटू dp अपॉन dr, याद है फॉर्मूला। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इस टाइप की इक्वेशंस में हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी और फिर इस वाली इक्वेशन में पुट करनी होगी एंड देन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हमें जो भी वैल्यू चाहिए उसके लिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, p की वैल्यू चाहिए, एक साइड में अपॉन में p चाहिए, तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, p को इधर इसके डिवाइड में लेकर के आ जाइए, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा p, और इधर 1 मान लीजिए आर स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये आर स्क्वायर इधर डिवाइड में आ जाएगा, उधर मल्टीप्लाई में था, तो यानी कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों साइड कर लीजिए स्क्वायर, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का जब आप स्क्वायर करोगे तो इधर टर्म क्या हो जाएगी, 1 अपॉन पी स्क्वायर, यहाँ पे मिलेगा 4a स्क्वायर अपॉन r टू दी पावर 4। ठीक है, अब इससे आगे क्या करेंगे भाई, क्यूब तो कर नहीं सकते थे वरना ज्यादा हो जाती वैल्यूज, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, ऑन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू r, r के रेस्पेक्ट में करोगे तो देखो p है, p स्क्वायर है, पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की फॉर्म में होगी, तो अगर आपको याद है x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या होता था, n into x टू दी पावर n माइनस 1, तो पावर आगे लिखी जाएगी -2, पावर में से -1 करोगे तो p की पावर कितनी आएगी, -3, अपॉन में होकर के क्या हो जाएगी, वो +3 हो जाएगी, तो यानी कि p क्यूब, और p का गेन करोगे तो dp अपॉन dr, ये टर्म तो हमें मिल गई, इज इक्वल्स टू में यहाँ से देखो r टू दी पावर 4 ऊपर जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो -4 आगे आएगा, तो 4 4 16 हो जाएंगे टू दी पावर 2, और 4 -1 -4 होगी, पावर ऊपर जाएगा, उसमें से माइनस करोगे 1, तो कितना हो जाएगा, p टू दी पावर r टू दी पावर -5, तो नीचे आकर के क्या हो जाएगी, +5 हो जाएगी, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 टाइम्स माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों साइड h स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय h स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर दोगे तो इधर क्या मिलेगा आपको, h स्क्वायर अपॉन पी क्यूब dp अपॉन dr इज इक्वल्स टू -8a स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन r टू दी पावर 5, सॉरी ये प्लस के रहेंगे। सो वी नो दैट हम क्या जानते हैं, जो लो फोर्स होता है T वो किसके इक्वल होता है, h स्क्वायर अपॉन पी क्यूब इंटू dp अपॉन dr के, तो ये जो वैल्यू है ये इसकी इक्वल आई है, तो ये टर्म इसके इक्वल पुट कर दो, तो p किसके इक्वल आएगा, 8a स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन r टू दी पावर 5 के, a h और 8 कैसी है, कांस्टेंट टर्म्स है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं p इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r टू दी पावर 5 के, लैंग्वेज वही लिखनी है जो इससे पहले के क्वेश्चंस में लिखा दी है। ठीक है, कर लोगे सोल्व। नेक्स्ट का मैं आपको आंसर बता रही हूँ, जो इसका सेकंड वाला पार्ट है, ये आएगा p इनवर्सली वेरी करेगा किसपे, 1 अपॉन r स्क्वायर पे। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, सेकंड वाला अपने आप कर लेना। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कई बार कई सारी यूनिवर्सिटीज में पूछा गया है। क्वेश्चन है
A particle describes the curve this under a force to the pole, find the law of force. जैसा ये वाला क्वेश्चन है सेम ऐसे मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस करा भी दिए हैं, इसमें फर्स्ट वाले फॉर्मूले का यूज होगा। दूसरी बात ये जो इस बुक में आपका एग्जाम्पल है यानी कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल है पीडीएफ मैंने आपको बता दी, जिनके पास बुक है वो बुक से कर लेना, जिनके पास बुक नहीं है तो टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोडेड है बुक की कंप्लीट की, वहां से देख लेना। तो फर्स्ट एग्जाम्पल सेम आपका यही है, बस उसमें डिफरेंस क्या है कि जो आपको कर्व दे रखा है वो दे रखा है टू द पावर n cos n थीटा, यानी कि 2 को रिप्लेस कर रखा है n से। बाकी प्रोसेस तो सेम ही होगा, आप इतने छोटे बच्चे नहीं रहे कि आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। या तो अपने आप कर लेना या फिर अगर कंफ्यूजन लगे तो एग्जांपल फर्स्ट देख लेना, उसके जैसे ही ये सॉल्व होगा। आंसर आएगा p प्रोपोर्शनल होगा 1/r⁷ के, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इस एक्सरसाइज का। अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स द कर्व दिस अंडर फोर्स p टू द पोल, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। तो इसमें भी लॉ ऑफ फोर्स निकालना है। तो आपको गिवन क्या है, गिवन दैट दिया हुआ है r इज इक्वल्स टू a इंटू साइन n थीटा, ये दी हुई है आपको इक्वेशन। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, हमें क्या किसकी फॉर्म में चाहिए, u की फॉर्म में। तो u क्या होता है 1/r होता है, तो यानी कि u अगर हमें चाहिए तो इसका जस्ट अपोजिट यानी कि 1/a साइन n थीटा हो जाएगी टर्म। इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि पोलर फॉर्म है तो फर्स्ट वाले फॉर्मूले के लिए ही वैल्यूज निकालनी है। तो क्या होगा ये du/d थीटा 1/a साइन n थीटा का करोगे तो कितना आ जाएगा cos n थीटा, और थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो n कहाँ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में। अच्छा एक सेकेंड एक छोटी सी मिस्टेक, 1/a साइन n थीटा का अपोजिट करोगे तो क्या हो जाएगा ये कोसेक n थीटा होगा, ठीक है। अब कर दीजिए सॉल्व, du/d थीटा 1/a कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस के कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा, तो माइनस कोसेक n थीटा और इंटू में कितना आ जाएगा कोट n थीटा, n आएगा मल्टीप्लाई में बिकॉज थीटा का कोफिशिएंट है। यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू आ गई, इसका हमें क्या करना है अगेन डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर आप देखो 1/a कोसेक n थीटा ये किसकी इक्वल है u के इक्वल है, तो इसके प्लेस में हम क्या पुट कर सकते हैं u, तो du/d थीटा किसके इक्वल आ गया माइनस के n u इंटू कोट n थीटा के। अब यहाँ से हमें क्या करना है इसका अगेन डिफरेंशिएशन ऑन अगेन डिफरेंशिएट, अगेन करोगे तो कितना हो जाएगा d2u/d थीटा स्क्वायर। यहाँ पे u और थीटा दो टर्म्स बन रही है तो माइनस के n, u को एज इट इज रखिए, कोट n थीटा का करोगे तो कितना होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर n थीटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर n थीटा, और थीटा का कोफिशिएंट n है तो मल्टीप्लाई में आएगा यानी कि n स्क्वायर, फिर प्लस साइन आएगा तो प्लस माइनस माइनस, इस बार n कोट n थीटा एज इट इज, u का करोगे तो कितना आ जाएगा du/d थीटा, du/d थीटा की यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दोगे, d2u/d थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू n स्क्वायर u कोसेक स्क्वायर n थीटा माइनस n इंटू कोट n थीटा। यहाँ पे देखो du/d थीटा की वैल्यू आप ये पुट करोगे कंप्लीट, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, n और n कितना हो जाएगा ये आपके पास में n स्क्वायर, u आ जाएगा और कोट कितना हो जाएगा कोट स्क्वायर n थीटा के फॉर्म बन जाएगी। जो आपके पास में फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दीजिए, p किसके इक्वल होता है h स्क्वायर u स्क्वायर इंटू u प्लस d स्क्वायर u/d थीटा स्क्वायर, यानी कि इन दोनों में से आप देखो अगर तो क्या कॉमन आ रहा है n स्क्वायर u कॉमन आ रहा है, तो अंदर हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर n थीटा प्लस कोट स्क्वायर n थीटा, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। u फिर से बाहर कॉमन ले लीजिए तो h स्क्वायर u क्यूब 1 प्लस n स्क्वायर, यहाँ से टर्म क्या आ जाएगी 1 प्लस n स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई अगर आप अंदर करोगे तो ये बनेगा 1 प्लस n स्क्वायर कोसेक स्क्वायर n थीटा प्लस n स्क्वायर कोट स्क्वायर n थीटा। और हम क्या लिख सकते हैं इसको n स्क्वायर अगर हम बाहर कॉमन ले ले कोसेक स्क्वायर थीटा को कोट की फॉर्म में आप लिख सकते हो, हमें पता है 1 प्लस कोट स्क्वायर n थीटा किसकी इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर n थीटा के। तो यहाँ से अगर हम कोट स्क्वायर n थीटा की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर n थीटा माइनस 1 हो जाएगा,
तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, एच स्क्वायर यू क्यूब 1 प्लस एन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एन थीटा। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, प्लस के एन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एन थीटा और माइनस के एन स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो p किसके इक्वल आएगा, एच स्क्वायर यू क्यूब, दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी तो 2n स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एन थीटा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो प्लस का एन स्क्वायर और ये वाला +1, तो ये क्या हो जाएगा, -1 की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम इसको, देखो कोसेक स्क्वायर एन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। कहाँ से निकालोगे, कोसेक एन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, u इंटू ए के। अगर ए की इधर मल्टीप्लाई कर दे तो इसका स्क्वायर करोगे तो किसके इक्वल आएगा, u स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर के। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे, p किसके इक्वल आ गया, एच स्क्वायर यू क्यूब 2n स्क्वायर, इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एंड माइनस एन स्क्वायर -1। अब सॉल्व कर लीजिए एक बार। यहाँ से देखो इस u क्यूब के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो p किसके इक्वल आ जाएगा, h स्क्वायर 2n स्क्वायर u स्क्वायर के u क्यूब के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म हो जाएगी टू द पावर 5a स्क्वायर माइनस u क्यूब n स्क्वायर -1। u की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/r की फॉर्म में, तो h स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 2n स्क्वायर a स्क्वायर, ये आ जाएगा नीचे r टू दी पावर 5 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर -1/r की पावर 3। अब h तो कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं p वेरी करेगा किस पे, 2n स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन r टू दी पावर 5 माइनस n स्क्वायर -1/r क्यूब पर। एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के साथ में ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है, तो एक्सरसाइज फर्स्ट आपकी कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज सेकंड हम कल नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और कल ही आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और जितने भी क्वेश्चंस आपको होमवर्क से करने के लिए दिए हुए हैं सभी करने, स्किप नहीं करना कि बाद में कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम्स पास आने वाले हैं सभी स्टूडेंट्स के, तो अच्छे से अपनी तैयारी करें। कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, जो कि आप आजकल बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्या हो रहा है। तो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सके और हमारी फैमिली और भी ज्यादा बड़ी हो सके एंड मोस्टली स्टूडेंट्स इन वीडियोस का बेनिफिट ले सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।